गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सुमध्याह्न बच्चे लोगों, कैसे आप सब लोग। तो अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत 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 वाला स्वागत है बच्चे लोगों। आ जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी से आकर के जुड़ जाइए हमारी क्वेश्चन वाली सीरीज में, जिसमें हम लोग बच्चों आज भी करने वाले हैं बहुत सारी कमाल, बहुत सारी धमाल। और जिन बच्चे लोगों ने कल का क्लास नहीं देखा है, सीधे आज की क्लास में ज्वाइन कर रहे हो, तो बच्चों आज की क्लास से पहले वाला एपिसोड यानी हमारा कल का जो क्लास था 60 मिनट में 60 सवाल यानी 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, वो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। हालांकि 5 क्वेश्चंस हमने उसमें ज्यादा कर लिए थे भाई, लेकिन वो आपको पहले देखना चाहिए और देन आप बिल्कुल ये देखिए, मतलब ये देखने के बाद वो देख लेना, लेकिन देखना जरूर। चलिए जी, आ जाइए सब लोगों का स्वागत स्वागत स्वागत, सबका स्वागत। और बच्चे लोगों, मैं हूं आपका दोस्त, साथी और ऑडिट के सब्जेक्ट का साथी जयेश भंडारी। और हम लोग मिलते हैं बच्चों यूट्यूब पर। हम लोगों की मुलाकात तो रोज होती है यहाँ पे भी और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, यानी कि हमारी स्पेशल क्लास में भी, जिसके लिए करना कुछ नहीं है भाई। आपके मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए, उसको डाउनलोड करिए और सारे हमारे लेक्चर्स जो है वो फ्री में आपको मिलते हैं। और आप हमारे साथ में आ सकते हैं बच्चों प्लस के कोर्स में। और इस वक्त प्लस के कोर्स में नवंबर के अंदर, क्योंकि एग्जाम्स आगे बढ़ गए, तो बच्चों का डिमांड था कि सर अक्टूबर में आपने करवा दिया, अभी और करवाइए। तो भाई धमाका लेकर के आगे हम लोग नवंबर फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होने जा रहे हैं हमारे प्लस कोर्स के बैच, जिसको लेकर के आप सीधा सीधा आ सकते हैं हमारे साथ प्लस के कोर्स को पढ़ने के लिए, जहां कुछ अलग ही और फीलिंग आपको मिलने वाली है, कुछ अलग सा और एहसास आपको होने वाला है। और उसमें अगर आप मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं, बोले तो JYSH, जैसा आप लोग स्क्रीन पे सब देख रहे हो बराबर, मेरे बैक साइड में आप लोग देख पा रहे हो नाम JYSH, ये कोड यूज करते हो तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट भी। चलिए जी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन सारे नए बच्चों के लिए, सारे पुराने बच्चों के लिए मैंने दे दिया है। तो क्या कहते हो बच्चे लोगों, शुरू करें आज का हमारा काम। हाँ जी, बता दीजिए जल्दी जल्दी से कि सर यस सर, शुरू कर दो सर फटाफट से। तो बच्चे लोगों, चलिए 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 चलिए, मैं शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए हमारा आज का काम। और बच्चे लोगों, कल नंबर 65 तक हमने खत्म कर लिए थे। मैंने आपको कहा था 100 सवाल लेके आया हूं मैं, 100 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो अभी हमारे पास में बच्चों यहाँ से बचे हुए हैं फिलहाल तो 35 क्वेश्चंस। तो आइए पहले इन 35 क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। छोटे बड़े सब तरह के क्वेश्चंस हैं, तो देखें आज हम कितना टारगेट हमारा पूरा कर पाते हैं। आप कहोगे सर टारगेट क्या है सर, 35 क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे बच्चे, 100 और क्वेश्चंस लेकर के आए हूं अपने साथ में। यानी मेरे तरकश में है बहुत सारे तीर। जी हाँ, मेरे तरकश के तीर खाली होने वाले नहीं है बराबर। तो हम चला देंगे हमारे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए वो सारे के सारे तीर। और अभी क्वेश्चन नंबर 66, आइए। यस बच्चे लोगों, कॉस्ट ऑडिटर यानी कि सेक्शन नंबर बोले तो कौन सा लग गया 148, कॉस्ट ऑडिटर ऑफ कंपनीज अपॉइंटेड बाय। भाई कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है? हमने कहा था CG BOD मेंबर या CNAG। तो हमको पता है कि ये काम BODs का है बच्चे लोगों। सीधा सीधा सा आंसर हमारे सामने है, ये देखिए, अकॉर्डिंग सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द कॉस्ट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। और जिसका अपॉइंटमेंट करने का काम करता है बच्चों बोर्ड करता है। और रेम्यूनरेशन जो है वो मेंबर जरूर डिसाइड करेंगे, इसका अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट पे आगे बच्चे लोगों। एज पर SQC 1 यानी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल 1 एंड अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट विद इन विच टू कंप्लीट एंड असेंबल। बच्चे लोगों, कितने टाइम में तुमको ऑडिट फाइल असेंबल कर देना चाहिए? कितनी बार ये क्वेश्चन किया बच्चों, लगातार लगातार बार बार ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। और इसलिए सबको अच्छे से पता है कि सर वो डेज है हमारे 60 वाले डेज। जी हाँ, 60 दिन है, यानी बी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नंबर नेक्स्ट पे आ गया बच्चों, कितने साल संभाल करके रखना है? ऑडिटर शुड रिटेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एटलीस्ट कितने साल बच्चों, कितने साल? सर आता है सर हमको, ये भी याद कर लीजिए मेरे साथ में बच्चों, आपका सारे पुराने टॉपिक सारे रिवाइज हो जाएंगे यहाँ पे मेरे साथ। तो 7 ईयर मैंने स्पीड पकड़ लिया बच्चों। जैसा आपको मैंने कहा था, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ब्रेथलेस वाला रिवीजन। जी हाँ, ब्रेथलेस वाला रिवीजन, जहां आपको करना है मेरी स्पीड से मैच बराबर। और जरूर मैं ये जानता हूं कि इतने लेवल की तैयारी आपकी पहुंच चुकी है कि आप मेरी स्पीड को जरूर कर लेंगे बच्चे लोगों। मैच बोले तो एकदम जबरदस्त वाला मैच और कैच सब कुछ। चलिए नंबर नेक्स्ट, the independence of an internal auditor will most likely be assured if he reports to the
अच्छा, इंटरनल ऑडिटर को सर रिपोर्ट किधर करना चाहिए? द इंडिपेंडेंस ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर विल मोस्ट लाइकली टू बी एश्योर्ड इफ ही रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस या प्रेसिडेंट ऑफ सिस्टम या मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ। क्या कहते हो बच्चे लोगों? सीधा सीधा से पॉइंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर विल मोस्ट लाइकली टू एश्योर्ड, अगर वो रिपोर्ट करता है मैनेजिंग डायरेक्टर को एज कंपेयर विद अदर केएमपी। बराबर, छोटा सा एक पॉइंट है बच्चे लोगों, हो सकता है आपके लिए नया हो, सीईओ भी तो हो सकता है सर, लेकिन बच्चे सीईओ तो टॉप मैनेजमेंट पर्सन हमारा और चला गया, तो एमडी को रिपोर्ट करना ज्यादा बेटर समझा जाएगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल अथॉरिटीज हमारे यहाँ हो गई। तो अपना आंसर जाने वाला है बच्चों एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए जी बच्चों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मींस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकेलिटी, विलेज, टाउन और एनी अदर एरिया स्मॉलर देन। यस बच्चे लोगों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कल भी इस तरह का क्वेश्चन था बच्चों, क्या किससे कम? किससे कम? स्मॉलर किससे? कंट्री से, सिटी से, रीजन से, या फिर बच्चों स्टेट से जो भी कम होगा। डेफिनेशन अगर आपको याद है तो 100% स्टेट इज करेक्ट आंसर। देखो ऐसे लिखा हुआ है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मींस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकेलिटी, विलेज, टाउन और एनी अदर एरिया जो है स्टेट से कम। जी हाँ, नंबर नेक्स्ट पे आए बच्चों, म्युनिसिपल गवर्नमेंट इन इंडिया कवर्स द फॉलोइंग। म्युनिसिपल गवर्नमेंट इन इंडिया बराबर, वो किन किन चीजों को कवर करती है अपने अंदर? बच्चे लोगों को याद है, गवर्नमेंट ऑडिट का पार्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, इसमें काउंसिल भी है और इसमें कैंटोनमेंट कमेटी भी है। याद आया बच्चे लोगों? आप लोगों को पढ़ा हुआ है सारे पॉइंट्स? यस सर, बिल्कुल सर, तीनों चीजें कवर होती है, इसीलिए सर आंसर नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए चलिए बच्चों, रिवीजन होता जा रहा है आप लोगों का, हर एक क्वेश्चंस तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त है रिवीजन का। सीएनएजी इज अपॉइंटेड बाय, सीएनएजी इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीबीआई। सर 100% बताए सर, हमने तभी पढ़ा था कि इसका इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए जो पहला हमारा पॉइंट है वो यही है कि इसका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। तो आइए, प्रेसिडेंट हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट नंबर बच्चों, CNAG कैन रिजाइन एनी टाइम थ्रू अ रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू। ये रेजिग्नेशन का लेटर भी किसके नाम से लिखा जाएगा बच्चों? जिसने इसका अपॉइंटमेंट किया उसी को आप बताओगे सर हम जा रहे हैं, यानी कि अगेन आंसर बच्चों जाना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखोगे सर, सर लेकिन इसको हटाने का काम तो पार्लियामेंट करता है। बच्चे हटाने की बात नहीं की है, रिजाइन करने का बात किया है बच्चे, और वो प्रेसिडेंट टू इंडिया को ये लेटर एड्रेस करेगा। चलिए जी, सीएनएजी का सैलरी, सैलरी किसके बराबर? आपके बराबर, मेरी सैलरी के बराबर, या जज ऑफ हाई कोर्ट के बराबर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर, प्राइम मिनिस्टर के बराबर, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बराबर? मेरे ख्याल से आंसर सबको पता है सर, हाई कोर्ट नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए सीएनएजी का सैलरी। सर दे दिया। चलिए नेक्स्ट नंबर, हमने कहा कि कौन कंपनी, बच्चों अलग अलग चीजें अलग अलग के लिए, अपॉइंटमेंट करने का काम प्रेसिडेंट कर रहा है बराबर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, सैलरी इनकी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, और बच्चों इनको सैलरी देने के लिए जो लॉ बनाएगा, जो कंडीशन से सर्विसेज बनेंगी, वो कौन बनाने वाला है? सर प्रेसिडेंट साहब को बोलो ना, वही तो अपॉइंट कर रहे हैं। नहीं बच्चों नहीं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या सीबीआई। आप जानते हो आंसर इज पार्लियामेंट बराबर। President of India is competent to make law, determine salary and other condition of services। बच्चों competent तो वो है, आप लोग जानते हो। बच्चों 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 सुनना बराबर, लेकिन जो लॉ पास होगा वो कहाँ से होगा बच्चों? पार्लियामेंट से होने वाला है, पार्लियामेंट से होने वाला है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो पार्लियामेंट से होने वाला है। चलिए जी, द सीएनएजी शैल होल्ड ऑफिस। अरे ऑफिस कितने साल तक काम करेंगे बच्चों? मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए 6 years बराबर, यानी अपना काम का 6 years ऑफ वर्क और 65 year ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। हो सकता है ये आपके स्टडी मैट में नहीं दे रखा हो, लेकिन पढ़ाते वक्त आपको अलग से ये बताया गया है कि यस सर, सी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, अगर आपका इनका अपॉइंटमेंट किया हमने 61 की एज में बराबर, तो काम के 6 साल पहले होंगे या एज के 65 पहले होंगे? सर 4 साल बाद ही हो जाएंगे 65 साल के, तो ये जबकि काम में तो भी 2 साल बाकी है, तो जो भी अर्लियर होगा बच्चे वहां तक ये काम कर सकते हैं बराबर। किसी का अपॉइंटमेंट अगर 55 ईयर की एज में हो गया तो बच्चों ये 6 साल पूरा काम करेंगे बराबर। समझ रहे हैं आप लोग? 6 साल पूरा काम करने वाले हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, यानी काम करने वाले हैं 61 ईयर की एज तक, क्योंकि 65 और 61 जो भी पहले हो जाए। सर री अपॉइंटमेंट बचे हुए टाइम के लिए हो सकता है क्या बच्चों? क्लास में डिस्कस पॉइंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है, इसीलिए इनका री अपॉइंटमेंट नहीं होगा। चलिए जी, सीएनएजी शैल ऑडिट। सीएनएजी ऑडिट किसकी करेंगे?
रिसिप्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट की, अकाउंट ऑफ स्टोर एंड स्टॉक की, क्या ग्रांट एंड लोन गिवन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। सर सबकी ऑडिट करने का काम यही करेंगे, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बच्चों ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी जितनी मेन बातें हैं वो आपको सब याद होती जाएंगी, सब याद होती जाएंगी, तो साथ साथ में होता जाएगा रिवीजन भी। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू इधर फिलिंग द ब्लैंक, खाली जगह भरो। अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर ट्राइड टू ब्रिंग आउट केसेस ऑफ इम्प्रॉपर अवॉइडेबल। बच्चे अवॉइडेबल आते ही कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ दिमाग में आता है। द ऑडिटर ट्राइड टू ब्रिंग आउट केसेस ऑफ इम्प्रॉपर अवॉइडेबल, और बच्चों कैसे एक्सपेंडिचर जो अननेसेसरी वाले थे, इवन दो द एक्सपेंडिचर हैज बीन, भले ही रूल्स के हिसाब से थे, भले ही रेगुलेशन के हिसाब से थे, भले ही सैंक्शन के हिसाब से थे, लेकिन सर ये खर्चे किए जा सकते थे अवॉइड। याद करो बच्चों, हमने टॉपिक पढ़ा है 100% डेफिनेशन जाएगी प्रोप्राइटी ऑडिट की, यानी प्रोप्राइटी ऑडिट हो गया ए नंबर, ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने कहा था ना भैया ये पैसा ऐसा खर्च करो जैसे तुम्हारा खुद का पैसा था, जितने समझदारी से खुद का पैसा खर्च करते वैसा ही वो भी करो, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करना था, बराबर। यस, यहाँ पे ऑडिट देखता है बच्चे प्रोप्राइटी ऑडिट में। चलो 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 नेक्स्ट पे, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट कवर्स द फॉलोइंग। अच्छा, गवर्नमेंट ऑडिट में क्या क्या कवर होता है बच्चे, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, ट्रिपल ई। यस बच्चे लोगों, ये सब कुछ कवर है, एफिशिएंसी भी देखते हैं, इकोनॉमी भी देखते हैं और इफेक्टिवनेस भी देखते हैं, यानी आंसर इज ऑल ऑफ दीज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यस बच्चों, नेक्स्ट में फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया भाई, क्या होगा इसमें, एम्स टू असर्टेनिंग दैट, जो भी एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं बच्चों वो होने चाहिए ऑन द पर्पस फॉर विच द ग्रांट एंड एप्रोप्रिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। अच्छा, कितना प्रोविजन बनाया, एंड दैट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर उस एप्रोप्रिएशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चे, जितना फंड बनाया, जितना एप्रोप्रिएशन बनाया, जितना प्रोविजन बनाया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी सी डेफिनेशन जाएगी ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ द फंड्स, है ना। तो ये नहीं समझ करके चलना कि बहुत इजी 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 क्वेश्चंस लिए सर आपने, बच्चे लोगों रिवीजन चल रहा है, जो जो डेफिनेशंस आप लोगों ने याद की है हमने उसमें से कुछ एमसीक्यूज बना दिए ताकि आप लोगों को याद रहे कि अच्छा अच्छा ये कीवर्ड के साथ में यहाँ आना चाहिए था, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ द फंड्स। चलिए जी, अब मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं बड़े वाले। जी हाँ, अब यहाँ पे हमने लिए हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस, बराबर, और हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने जरूर देखे हैं, पढ़े हैं, किए हैं। तो मुझे ये देख रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस कितने याद है, इनसे रिलेटेड टॉपिक पता भी है कि नहीं पता है, भूल तो नहीं गए कहीं। तो एग्जैक्टली बच्चों रिवीजन का मतलब यही होता है ना, रिवीजन का एग्जैक्ट मतलब ही यही है कि आप लोगों ने चीजों को पहले पढ़ा हुआ तो है, लेकिन हम उसको करवा दें वापस से रिवाइज। चलिए जी, तो पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करने का काम शुरू करते हैं बच्चों, और जो इस क्वेश्चन को देखेगा उसको याद आएगा मेरा कल का वर्चुअल वाला टेस्ट। सर क्या बात कर रहे हो, कल का वर्चुअल टेस्ट याद आएगा। यस बच्चे लोगों, कल हमारा, कल नहीं, संडे को हमारा एक वर्चुअल टेस्ट था जो आपको मिलता है हमारी स्पेशल क्लास के अंदर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर, बराबर। और वर्चुअल टेस्ट था, और वर्चुअल टेस्ट के बाद बच्चों था हमारा एमसीक्यू यानी क्विज, ऐसा ही क्विज था वो, जिसमें आंसर आप लोग को करना था, और उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन वहां पे क्विज में लिया था। तो आप लोगों में से जो भी उस क्विज में था वो तो पक्के पक्के से मुझे आंसर दे देगा इसका कि यस सर ये आंसर आप तो टिक कर दो सर, बिंदास कर दो। तो जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फूडी लिमिटेड इज रिनोड फूड चेन है सप्लायर इन अ पॉश एरिया प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट फैसिलिटी दे रहे बच्चों अलोंग विद फूड डिलीवरिंग। याद आया कि नहीं आया? यस यस यस, बहुत सारे लोगों को याद आ चुका है ये। Ronit was appointed as an auditor of the company for the financial year 1920। बढ़िया बात है भाई, सी रोनित अपॉइंट हुए हैं। While examining the books of accounts of the company, C.A. Ronit came to know about one of the major expenses of the company, बोले तो rent expenses of 1,20,000 per month, for which he applied substantive analytical procedure for verification purpose। चलिए भी बहुत बढ़िया बात है, बराबर। 1,20,000 का खर्चा कर रहे हैं वो लोग। एक्सप्लेन करना है हाउ वुड सीए रोनित परफॉर्म सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इन द गिवन सिनेरियो, यानी 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है सर क्या इसमें प्रोसीजर लगाना चाहिए, वो भी एनालिटिकल होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया बच्चे, एक एक रेंट का इनवॉइस चेक करो, हर महीने का इनवॉइस चेक करो,
ये जनरल प्रोसीजर तो है टेस्ट ऑफ डिटेल वाला, है ना, सब्सटेंटिव वाला का, लेकिन वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला भाई वाउचिंग कर लो, लेकिन ये एनालिटिकल तो नहीं लग रहा है। सेकंड चेक करते हैं। सीए रोनेट वुड कंपेयर द रेंटल एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी विथ दैट, सर आंसर दिख गया हमको बच्चे, कोई बात नहीं, मुझे तो क्वेश्चन समझाना है। CA Ronik would compare the rental expenses of the company with that of another nearby company having corresponding dimension for high degree of accuracy. यस सर, सर ये बैठता है सर, एनालिटिकल के अंदर बैठता है भी, ये बात समझ में आती है कि सेम रेंट आप दूसरे किसी एंटिटी का चेक कर लो तो सिमिलर इंडस्ट्री वाला जो अपना पॉइंट है वो लग रहा है। तीसरा नंबर बच्चों देखो, सीए रोनित वुड सेलेक्ट द फर्स्ट मंथ रेंट इनवॉइस की सर 120 है, उसके हिसाब से 12 मंथ का कितना होता है, 4,40,000 होता है, ये हम देख लेंगे। फिर हम कंपेयर कर लेंगे उसको एक्चुअल कितना हो रहा है, अगर इसके आसपास है तब तो ठीक है, नहीं तो फ्लक्चुएशन को चेक कर लेंगे बच्चे लोगों। ये बेस्ट ऑप्शन है अपने पास में, सी इज बेस्ट। क्या कहते हो, सी वाला सबसे बढ़िया पॉइंट है बच्चे लोगों। हम लोगों को पता है ना, अरे बाजू वाले से कंपेयर तो बाद में करना, पहले घर का काम तो कर लो, है ना। आपको मैंने तब कहा था कि अगर किसी का सैलरी, किसी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, ऑन एन एवरेज सबका सैलरी 10,000 आपको पकड़ के चल रहे हो, तो सबके वाउचर चेक करने की जगह 10,000 into 1000 कर लो ना, फिर देख लो टोटल सैलरी उसके आसपास है क्या। अगर ठीक ठाक छोटा मोटा फ्लक्चुएशन है तो ओके, ज्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है तो भाई साहब प्रॉब्लम है, दाल में काला है या काली ही पूरी दाल है, और उसके हिसाब से चेक कर लो। नो टेंशन वाला पॉइंट है, बराबर। तो बच्चों सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया सबको? सेम क्वेश्चन उस दिन दिया था संडे को तुमको एमसीक्यू में। चलिए 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 नेक्स्ट पे आपको आता हूँ। अरे गड़ा लिमिटेड आ गई, जेठालाल किधर थे तुम? आइए बच्चे लोगों, जेठालाल को पढ़ते हैं। गड़ा लिमिटेड इज डीलिंग इन ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। बढ़िया भाई बढ़िया। यूज इन्वेंट्री 60% अप्रोक्सीमेटली ऑफ द कंपनी इज लेइंग ऑन अ कंसाइनमेंट अंडर द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी के पास। बढ़िया भाई। सीएम मेहता, अरे अपने तारक मेहता जी, सीएम मेहता ऑडिटर ऑफ कंपनी वांट्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग द बच्चे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री विद कंसाइनमेंट। वो थर्ड पार्टी के पास जो पड़ा है ना हमारा गुड्स, वो हमको चेक करना है भैया, उसके बारे में अपने को तो चाहिए एविडेंसेस। Thus, he requested and obtained confirmation from the third party as to quantities and condition of inventory held on behalf of the entity. चलिए से ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और कंफर्मेशन लिया फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज द क्वांटिटी और कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी। हाउएवर इट रेज डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ थर्ड पार्टी। लेकिन बॉस अपने को थर्ड पार्टी के इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट है भाई, किधर कहीं कुछ लोचा तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। Which of the following other audit procedure may perform by CA मेहता? भाई थर्ड पार्टी कंफर्मेशन तो मंगवाया है, लेकिन अभी हमको और क्या इसके लिए बेटर चीज हो सकती है सर, वो भी हमको बता दो बता दो बता दो बता दो। तो बताओ भाई क्या होना चाहिए। सबसे पहला अटेंड कर लो थर्ड पार्टी का फिजिकल काउंटिंग इन्वेंटरी पे, पहुंच जाओ उधर बच्चे, उधर ही पहुंच जाओ। सेकंड नंबर, अरेंज फ्रॉम अनदर ऑडिटर टू अटेंड थर्ड पार्टी फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंटरी, अनदर ऑडिटर, ठीक है। इंस्पेक्ट वेयरहाउस रिसिप्ट रिगार्डिंग इन्वेंटरी हेल्ड बाय द थर्ड पार्टीज और ऑल ऑफ द अबव। बच्चों क्या कहते हो, हमको लगा कि सर ये पहला वाला तो ठीक है, भी उसकी फिजिकल काउंटिंग होगी तो आप पास पास में है, वो तुमको याद है मैंने क्लास में तुमको एग्जांपल दिया देसाई वेसाई वाले का, है ना, वो उसका टोबैको प्रोडक्ट का बीड़ी बीड़ी का, कि भाई वहां सभी वहीं पे गुड्स दे कर रखे हैं, तो उसी एरिया में तो आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो, बराबर। अरेंज फॉर अनदर ऑडिटर टू अटेंड थर्ड पार्टी फिजिकल काउंटिंग। भाई आप नहीं जा सकते तो अपनी टीम में से किसी को भेज दो ना। तो हमने कहा फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस अंडर द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी। वो खुद भी जा सकता है, अगर पॉसिबल नहीं हो तो सेम, भाई खुद नहीं जा सकते तो आप अपनी एंगेजमेंट टीम से किसी और ऑडिटर को भेज दो, सेम कैपेबिलिटी वाला अपने पढ़ा हुआ है ना। और वेयर हाउस रिसिप्ट को चेक कर लो, सारे पॉइंट सही है बच्चों। ऑल ऑफ द अबव इज आर करेक्ट आंसर। यस बच्चे लोगों, स्पीड धीरे हो चुकी है यहाँ पे अपनी, क्योंकि क्वेश्चंस हैं बड़े बड़े, इनको समझना है जरूरी। चलिए नेक्स्ट पे आता हूँ बच्चों, समझिएगा। इन जुलाई 2019 राम एंड कंपनी एंटर इनटू एग्रीमेंट विद श्याम एंड कंपनी अंडर विच मशीनरी। बच्चों आपका संडे वाला क्लास में ये क्वेश्चन भी मैंने लिया था एमसीक्यू में। मुझे देखना है कि संडे से अब तक 2 दिन के अंदर दिमाग का बत्ती उड़ तो नहीं गया, कहीं भूल तो नहीं गए, अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं है किसी को कि संडे को क्वेश्चन किया आज इधर क्वेश्चन भूल गए। हाँ बोलो बोलो बच्चों, भूलना नहीं है, बराबर। इन जुलाई 29
राम एंड कंपनी है बच्चों, श्याम एंड कंपनी है, एक मशीनरी है, हायर पे लिया है, एक ने दिया है तो दूसरे ने ले लिया है, बराबर आप लोग देख रहे हो, और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आप उसको खरीद सकते हो, ऑप्शन ऑफ परचेज है, ठीक है। अब श्याम एंड कंपनी एग्री टू पे राम एंड कंपनी सेटल अमाउंट इन पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट, बहुत सही है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स शैल बी पास टू श्याम एंड कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये सब आप लोग जानते हो बच्चे कि श्याम एंड कंपनी के पास कब जाएगी, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पे करोगे, पढ़ के आया ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी। While checking such higher purchase transaction, what would the auditor examine? अब ऑडिटर क्या एग्जामिन करेगा बच्चों, अब देखना, सबसे पहला आया that the periodical installment paid are charged as an expenditure by श्याम एंड कंपनी। अब सवाल है कि भाई श्याम एंड कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट हो। दूसरा नंबर हायर परचेज एग्रीमेंट को चेक कर लेना चाहिए ताकि प्राइस वगैरह सब कुछ पता लग जाए। तीसरा आया बच्चों राम एंड कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द मशीनरी, की वो पूरे साल पूरा टाइम का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं बच्चे लोगों, सैलरी लगाता है ना डेप्रिसिएशन, तो ऑल ऑफ द अबव। अब हमको लगा कि सर ये तो सारे ही सही है सर, बी ही क्यों आपने आंसर में लिया बच्चों, तो ध्यान रखिएगा मुझे नहीं पता ये ऑडिटर किसका है, समझ में आ रहा है, मुझे क्वेश्चन देखने से कहीं पता नहीं लग रहा है कि ऑडिटर राम एंड कंपनी का है कि श्याम एंड कंपनी के लिए अपॉइंटेड है, क्योंकि एक काम राम एंड कंपनी के लिए लिखा हुआ है, एक काम श्याम एंड कंपनी के लिए लिखा हुआ है, तो मुझे तो पता ही नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन एक चीज ऐसी है बच्चों, जो चाहे दोनों में से किसी का भी ऑडिटर हो पक्का देखेगा, अगर ये बंदा राम एंड कंपनी का ऑडिटर है तब भी देखेगा, ये भाई साहब अगर श्याम एंड कंपनी के ऑडिटर है तब भी देखने वाले हैं, और वो है हायर परचेज का एग्रीमेंट, इसीलिए आर बेस्ट आंसर इज नंबर बी, बराबर। तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है बच्चों, लेकर के चलिए बी नंबर, बराबर बराबर बराबर, एकदम फर्स्ट क्लास कर लोगे ना सब लोग। चलो नेक्स्ट पे लेके आता हूं तुमको, चलिए 84 पे। The management of RAL Limited has developed a strong internal control in its accounting system in such a way that, बच्चों समझना, the work of one person is reviewed by the another। चलिए सर RAL Limited ने जोरदार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया, एक बंदे के काम को दूसरा बंदा चेक करेगा, अपना 1580 वाला एग्जांपल याद कर लो, एक के काम को दूसरा चेक कर रहा है। Since no individual employee is allowed to handle a task alone from beginning to end, शुरुआत से एंड तक कोई भी एक बंदा चेक नहीं करेगा, बराबर एक बंदा ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, चांसेस ऑफ अर्ली डिटेक्शन और फ्रॉड इन एरर हाई, इसलिए अगर कोई फ्रॉड हुआ तो बहुत आराम से पकड़ में आएगा। अब सीए ओसवाल है वहां पे, सीए ओसवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए अपॉइंट हो गए, 17-18 के लिए। बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट she wants to evaluate the internal control system of कौन सा बच्चों, अरे कंपनी का नाम किधर गया रवि, कंपनी का नाम चेंज करना भाई, इधर आरआईएल करना, आप लोग आरआईएल लिमिटेड आएगा बच्चों, बराबर से। टू फैसिलिटेट द accumulation of information necessary for the proper review and evaluation of internal control, ठीक है। अब बच्चों अच्छा यहाँ से अपना चेंज हो गया ये, तो वो चाह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्यूट करें, तो इन सारी चीजों को करने के लिए कुछ चीजें उनको इकट्ठा करनी पड़ेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये सोचा कि सीए ओसवाल डिसाइडेड टू यूज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, बच्चे क्वेश्चनियर, फ्लो चार्ट, नैरेटिव रिकॉर्ड, और एक चीज और है भूलिया मैं बिल्कुल, क्या था, चेकलिस्ट, यस, टू नो एंड असेंबल द सिस्टम टू इवैल्यूएट द सेम, ठीक है भाई, ओके समझ में आया। तो which of the following question need not be framed under internal control questionnaire related to purchase, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया भाई साहब, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट की 2 लाइंस पहले ही दे देते, ये जो 4 ऑप्शन है भैया इसमें से परचेज से रिलेटेड कौन सी क्वेश्चन यार नहीं है भैया, कौन सा क्वेश्चन नहीं है, इतना सा तो पूछा था। यस बच्चों, नंबर 1 हमने कहा परचेज ऑथोराइज्ड सिग्नेचरीज फॉर परचेज लिमिटेड टू इलेक्टेड ऑफिसर्स, ये तो सही है भैया, ऑथोराइज कौन करता है वो बंदा। सेकंड नंबर ये पता करो पेमेंट अप्रूव कौन करता है, वो ओरिजिनल से ही होता है, ये भी पूछेंगे। तीसरा नंबर बच्चे ऐसा कौन है जो चेक को साइन करने से पहले रिव्यू करता है पेमेंट का चेक, ये भी सही लग रहा है। और मंथली बैंक रिकंसिलिएशन इंप्लीमेंटेड फॉर ईच एंड एवरी बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, सर ये तो सही नहीं लगा भाई, बैंक अकाउंट होता तो समझ में आता, अगर यहाँ ये लिखा होता कि पेमेंट के लिए चेक करो कि बैंक अकाउंट में एंट्री गई कि नहीं गई, तो समझ में आता अपने को, लेकिन ये तो सारे बैंक का चेक करने को कह रहे हैं रिकंसिलिएशन, तो बॉस ये कुछ कम समझ में आ रहा है अपने को। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। देखो, while framing question relating to internal control question relating to purchase, an auditor may not include question relating and implementation of monthly PRS, तो उसको बैंक के साथ में डालेंगे ना अलग से,
एंड एवरी बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। बाकी का रिलेशन तो डायरेक्ट सीधा सीधा परचेज से जा रहा है। चलिए जी, फिर से अगला बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ये क्या है भाई? सीए है बर्मन। ओके, बर्मन 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 साहब, एसडी बर्मन, बराबर। हाँ जी, चलिए देखते क्या है। या आरडी बर्मन कौन है ये? सीए बर्मन इज अ रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी भी बने भाई। He is appointed as an auditor of Dabur Limited। क्या बात है। For the current financial year 1920। च्यवनप्राश खाओ। अभी न्यूज़पेपर के अंदर क्या था कि इस बार भाई च्यवनप्राश बिका है बाकी सब चीजों से ज्यादा। ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा खूब बिका च्यवनप्राश। और सेलिंग एकदम बूस्ट पे, सबको अपना इम्यूनिटी बढ़ाना था, कोरोना से लड़ना था। He is quite conservative in the nature which he also replicated in his professional work। अच्छा, थोड़े से कंजर्वेटिव है भाई, एकदम कंजर्वेटिव है, कम कम बोलने वाले हैं, बराबर। थोड़ा सा उनके प्रोफेशनल वर्क पे भी इसका इफेक्ट आ रहा है। सीए वर्मा इज ऑफ द व्यू दैट ही शैल रिकॉर्ड ऑल द मैटर रिलेटेड टू द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच। यस बच्चों, ये तो सही है भाई। अपन पढ़ते हैं ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में किन किन चीजों को रिकॉर्ड करते हो। आप लिखते हो जो भी मैटर है, जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए, जो एविडेंसेस मिले और जो कंक्लूजन पे आप पहुंचे। दस ही मेंटेन अ फाइल उन्होंने बनाया and recorded each and every of his finding during the audit। सब कुछ उन्होंने उस पे लिख दिया। His audit file beside other thing include, उसमें audit program भी आ गए, notes भी आ गए, preliminary thinking वाले, उसके अलावा बच्चों लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन भी आ गया, ईमेल भी आ गया, और भी कई सारे मैटर उसके अंदर आए। ठीक है सर, बढ़िया चीज है। लेकिन इसमें इन्होंने बोला कि बताइए कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इतने सारे जो चीजें उन्होंने बनाई उसमें से कौन सी चीज इसमें नहीं आनी चाहिए थी? बच्चों, ऑडिट प्रोग्राम आना चाहिए था। ये नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रिलिमिनरी थिंकिंग, आपकी सोच, जो शुरुआती सोच है, नहीं भाई नहीं, ऐसा तो कोई डॉक्यूमेंटेशन पर नहीं देगा, बराबर। हाँ, कंफर्मेशन लेटर आना चाहिए कंसर्निंग चीजों के लिए। वो अपना लिटिगेशन से रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी का मेल आया बच्चों, लिख लो यहाँ पे, उसको डालना पड़ेगा। थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन में कोई मेल आ रहा है तो वो सब तो चलेगा। लेकिन ये जो नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रिलिमिनरी थिंकिंग जो है, और वैसे भी बच्चों जैसे जैसे आपका प्रोसीजर बदलेगा, चीजें बदलेंगी, तो पुरानी चीज की जरूरत यहाँ इस तरह से नहीं पड़ेगी कि आपकी थिंकिंग के ऊपर भी आपने नोट्स बना करके रखे हुए हैं, तो इसीलिए ये आने वाला नहीं है, बराबर से। चलिए भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने सब किए हुए हैं। मैं बस ये आप चेक कर रहा हूँ कि तुम लोग को क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन जो है वो याद है कि नहीं है, और उसके पीछे का बेस भी क्या है बच्चे लोगों। क्योंकि मुझे अभी अभी ये भी पता लगा कि कई सारे लोगों ने तो सेम टू सेम क्वेश्चन आए ना, तो उनके आंसर रट्टा मार लिए। ये क्वेश्चन इसका यही आंसर होगा भाई, ये क्वेश्चन है तो यही आंसर होगा। बच्चा याद रखिए, कंसेप्ट को समझिए। हमारा जो पेपर बनाने वाला है ना, वो भी आपकी सोच की तरह ही सोच सकता है। ये स्टूडेंट ने पक्का इसको रट्टा मार दिया होगा, तो अंदर कुछ गूगली कर दो, समझ रहे हो बात को, अंदर कुछ गूगली कर दो, घुमा दो उस क्वेश्चन को, ताकि सीधा सामने वाला हो जाए क्लीन बोल। लेकिन आप जानते हो भैया, आप स्टूडेंट हो किसके? अरे हमारे स्टूडेंट हो भाई। ऐसा ऐसा गूगली को तो हम घुमा करके फेंक सकते हैं, इसीलिए बी तैयार, बी रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। While auditing the books of accounts of Ayodhya Limited, क्या बात है भाई, और श्री राम, CA Ram, the auditor of company, came to know that management of company has recognized internally generated goodwill at a fixed assets। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था संडे वाले क्विज में। दिया था कि नहीं दिया था? हाँ जी, देख लो। कंपनी चाह रही है भैया सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एंट्री करेंगे फिक्स एसेट में। मिस्टर राम, जो सीए राम, वो डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के साथ में अकाउंटिंग टू एएस, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं, और वो बताते हैं भाई साहब, इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है वो आइडेंटिफाइबल एसेट की तरह से डिस्क्लोज नहीं होती है, बराबर से। ये उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की भैया। However, the management is quite rigid। मैनेजमेंट ऐसा अड़ियल है बहुत, है ना, टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलोड फॉर इंटरनली जनरेटेड गुडविल। और ऑडिटर की बात नहीं सुन रहा है। अच्छा, ऑडिटर की बात नहीं सुनोगे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है तुमको समझाने के लिए। तो थ्रू एन एग्जाम्पल, सीए राम एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ गुडविल मे बी रिकॉग्नाइज्ड एज फिक्स एसेट। अच्छा, उन्होंने उनको समझाया। आइए बैठिए भक्तजनों, मेरे प्यारे भक्तों, आइए समझिए।
कौन से टाइप की गुडविल फिक्स एसेट की तरह से रिकॉग्नाइज एज फिक्स एसेट फॉर विच द मैनेजमेंट गॉट जस्टिफाइड? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, आपको बोला बताइए सीएन हमने क्या एग्जांपल दिया होगा, उन्होंने कहा होगा एन आइटम मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ गुडविल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेट ऑफ अमालगमेशन। की भाई साहब अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एसेट बताना चाह रहे हो तो तभी होगा जब कंपनी का अमालगमेशन होता है, उससे पहले नहीं। एएस में पढ़ के आए हो तुम। सेकंड समझाएंगे, ओनली दोज गुडविल नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फिक्स एसेट व्हिच कैन बी टच लाइक फिजिकल एसेट, मतलब जिसको टच कर सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। नहीं सर, ये तो कुछ कम समझ में आता है भैया, गुडविल को रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं। Goodwill is recognized only when there is a contractual or other legal rights for a physical asset। अरे ना भाई ना मुन्ना ना। तो आंसर मुझे तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रहा है बच्चों, आपका एएस का नॉलेज ही यहाँ पे काम आ जाएगा बहुत अच्छे से। If an item meeting the definition of intangible asset is acquired in a business combination, it forms part of goodwill to be recognized at the date of amalgamation। बराबर सही है, बहुत फर्स्ट क्लास। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया सर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं भाई कैसे कैसे होगा हमारा ये क्वेश्चन। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 17 को। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हो रहा है बच्चों 31 मार्च 18 को। The company did not opt any borrowing at any point of time and have a total revenue of 60 lakh। Okay sir, 60 lakh का रेवेन्यू है, प्राइवेट कंपनी है ये, ठीक है। At the year end, it provide the following information। बच्चे कैपिटल रिजर्व का ये इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास में, 40 लाख का कैपिटल जिसमें से 5 लाख का अनपेड है, बराबर। फिर कंसिडरेशन है बच्चों प्रेफरेंस शेयर वाला 25 लाख का, बोनस शेयर दिया 7 लाख का, एप्लीकेशन मनी जो अभी अलॉटमेंट के लिए पेंडिंग पड़ा है वो 10 लाख का है, रिजर्व एंड सरप्लस बच्चे आपको 25 लाख का देके रखा है, 25 लाख का। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है बच्चों कारों की रिपोर्टिंग का। अरे ऐसन कैसन भाई, you are provided with the provision regarding applicability of company's auditors report order कारो। अच्छा आपको बताना है कि क्या इस कंपनी में कारो लगेगा क्या। अब क्वेश्चन के अंदर ये आधा आंसर तो दे दिया बच्चों। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमको पता है, स्पेशली exempt a private limited company having a paid up capital and reserve and surplus not more than 1 crore। अच्छा, on the basis of balance sheet date and does not have total borrowing asset 1 crore। तो समझ में आ रहा है, कैपिटल रिजर्व। अब वो कंपनियां एग्जम्प्ट होती हैं जो एक तो अनलिस्टेड कंपनियां होती, तुम लोग को पता है, बराबर। उसके साथ साथ और क्या क्वालिटी चाहिए बच्चों इनकी, इनका पेड अप कैपिटल जो है और रिजर्व एंड सरप्लस जो मिला करके है 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई, नॉट मोर देन। दूसरा, जिनका बोरोइंग्स जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी बैंक से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जिसका टोटल रेवेन्यू जो बच्चों है वो 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। Considering the information given above, which of the following shall be considered as a reason regarding applicability or non-applicability of CARO? ये इन्होंने आपसे पूछा है, कुछ ऑप्शंस आप लोग को देके रखे हैं इन्होंने, काफी सारे ऑप्शंस आपको देके रखे हैं। तो सर पहले अपन को चेक कर लें, आइए भाई हम ही पहले चेक कर लें कि क्या चक्कर है ये। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी में बच्चे लोगों सबसे पहला नंबर तो हमारा आता है कि कंपनी जो है उसका रेवेन्यू 60 लाख है बच्चे लोगों, 60 लाख, जबकि इन्होंने कितना बोला था रेवेन्यू इन्होंने बोला था बच्चों 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे नहीं है भैया, डज नॉट हैव टोटल रेवेन्यू डिस्क्लोज। अरे है ही नहीं, 10 करोड़ छोड़ो 60 लाख का ही है। एक कंडीशन तो पूरी हो रही है कि कमी है, चलिए भाई। और बच्चों बोरोइंग्स तो है ही नहीं, जीरो बोरोइंग्स है इनकी, तो वो जो 1 करोड़ की बोरोइंग्स वाली कंडीशन है वो भी खत्म हुई। अब बचता है बच्चों हमारा तीसरा वाला कंडीशन, बोले तो कौन सा सर, तीसरा वाला बचता है सर वो जो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस वाला, तो वो कितना है भाई। अब उसके लिए मैं चारों ऑप्शन पढ़ूं कि बोल क्या रहे पहले। तो पहला ऑप्शन है बच्चों, रिपोर्टिंग अंडर कारो शेल बी एप्लीकेबल। अच्छा, इन पे एप्लीकेबल होगा एज द कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल रिजर्व सरप्लस जो है वो 1.07 करोड़ का दिख रहा है, जो 1 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए इनके ऊपर कारो एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है भाई।
रिपोर्टिंग अंडर कारो शेल बी एप्लीकेबल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कैपिटल, ये भी जा रहा है और इनका, अरे ये तो सेम लग रहा है भाई, शेल बी एप्लीकेबल एज द कंपनी इज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल इन सरप्लस ऑफ 1, अच्छा 1.02 करोड़, अमाउंट चेंज किया है इन्होंने, मोर देन 1 करोड़, ये भी पर एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि ज्यादा हो रही है इनकी, बच्चों कम होना चाहिए ना, 1 करोड़ से है तो ज्यादा है। तीसरा इन्होंने बोला कि शेल नॉट बी एप्लीकेबल एज द कंपनी इज हैविंग पेड अप कैपिटल रिजर्व जो है वो 0.92 करोड़ की है, जो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, मतलब पूरा क्वेश्चन जो है वो पेड अप कैपिटल और रिजर्व पे बना है, बाकी चीजें तो कम है ही है, बराबर। और लास्ट में बोला है बच्चों सेम कैपिटल रिजर्व 0.82 करोड़ की है। अल्टीमेटली 4 ऑप्शंस बनाए बच्चों, देखिए जो कंडीशंस थी उनमें से 2 तो दिख ही रही है, इन चारों में से कौन सी कंडीशन करेक्ट है वो अपने को बतानी है, तो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा रिजर्व सरप्लस कितना हो रहा है भैया, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो आइए देख लें जरा कि कितना हो रहा है, क्या कहते हो भाई। ये मैंने ले लिया बच्चों, मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है भाई, तो मैं तो ये मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन करूंगा ही करूंगा। हाँ जी, तो कंसिडरेशन जो है वो 40 लाख का है, जिसमें से पेड अप कैपिटल जो है बच्चे वो अभी अनपेड है, इसमें 40 लाख में इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है मुझे 35 लाख ले लेना चाहिए क्या, 35 ये ले लेता हूँ, प्रेफरेंस शेयर का 25 सर ये ले लिया, बोनस का 7 भी ले लिया मैंने, बराबर, क्या कहते हो। शेयर एप्लीकेशन मनी तो कैपिटल में काउंट होती नहीं है, तो यहां से तो मेरे पास 67 लाख आया, और रिजर्व एंड सरप्लस का मिला करके 25 होता है बच्चों, 92 लाख का टोटल मेरे पास आ रहा है। कैसे आया बच्चों, समझ में आया, इसमें से 5 माइनस किया तो भैया 35 का तो ये हो गया, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर लेना ही है मुझे 25 का, बोनस शेयर्स भी लेना ही, कैपिटल का पार्ट है ना, लेकिन एप्लीकेशन मनी कैपिटल में काउंट नहीं होती भैया, पेंडिंग अलॉटमेंट ही नहीं किया अभी तक, तो एप्लीकेशन का मनी है खाली। तो ये हो गया यहाँ पे 67 गरीब, और रिजर्व एंड सरप्लस बोले तो फ्री रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस है, पूरा ही आएगा कैपिटल और पीएनएल, पूरा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, तो ये हमारा 25 का हो ही रहा है बच्चों, तो ये आ रहा है 92 लाख। तो इसका मतलब कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इनका जो बाकी दो रीजन तो है, लेकिन ऑप्शंस में जो दिए बच्चों आप लोगों को वो ये है कि पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 92 करोड़ रुपया ही है। हाँ जी 92, ये देख लीजिए, क्योंकि ज्यादा होता तो एप्लीकेबल होता, 0.82 में भी नॉट एप्लीकेबल होता, लेकिन रीजन ये बच्चों मैच कर रहा है हमारा, तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है, बराबर, बहुत सही है। चलिए चलिए जी आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते बच्चे लोगों, 100 क्वेश्चन तक तो आज कंप्लीट करने हैं हमको सर, 35 क्वेश्चन का टारगेट था हमारा, बिल्कुल बच्चों आज अपना 35 क्वेश्चन का टारगेट तो है, कोशिश करते हैं कितने पूरे होते हैं। CA Gagan has been appointed as an auditor for audit of a complete set of financial statement of DLF Limited, a listed company. Financial statement of company are prepared by the management accordance with the accounting standard जो 133 के अंदर के हिसाब से है। However, the inventories are misstated, okay, which is deemed to be material, अच्छा material but not pervasive, qualified opinion चल जाएगी। To the अपन ने सोचा आगे क्वेश्चन क्या पूछा अपने को नहीं पता। Based on the audit evidences obtained, CA Gagan has concluded that material uncertainty जो है वो does not exist। बच्चे uncertainty exist नहीं कर रही है, समझ रहा, सर्टिनिटी नहीं, अनसर्टिनिटी नहीं है, ठीक है। और गोइंग कंसर्न को लेके भी किसी तरह का इसका मतलब कोई डाउट ही नहीं है, बढ़िया है भैया। एंड रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन दैट मे अकॉर्डिंग विद एसए 570, कहीं पर भी एसए 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न को लेके डाउट भी नहीं है, बिंदास कंपनी चलेगी चलेगी और चलेगी। Further, Gagan is also aware of the fact that a qualified opinion would be appropriate due to material misstatement of the financial statement। इनको लग रहा है यार क्वालिफाइड ओपिनियन ठीक रहेगी, तो आपको बताना है क्वालिफाइड ओपिनियन तो देंगे, ये तो इनको लग गया कि देना ही है क्योंकि मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, लेकिन उसके लिए फ्रेज क्या होना चाहिए, वो जो पैराग्राफ बनता है बच्चों, उस पैराग्राफ के ऊपर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। 4 पैराग्राफ आपको इन्होंने दे दिए कि कौन सा पैराग्राफ बेस्ट है भैया, चूज करो। देखते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, except for the effect of the matter described, जो आगे हमने डिस्क्राइब किया है बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर, उधर हमने बेसिस बताया हमारा इसका ओपिनियन का, बराबर। तो the aforesaid financial statement present fairly in all material respect give true and fair view
इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। बच्चों मुझे तो यही सबसे बढ़िया लग रहा है कि भैया हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं और इसका जो रीजन है वो आगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर आपको दे के रखा है, बराबर। और उसको छोड़ करके बाकी सब ट्रू एंड फेयर व्यू ऐसा क्वालिफाइड में ऐसे लिखते हैं ना, बाकी सब तो ठीक है। सेकेंड वाला भी पढ़ते हैं बच्चों। इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस विद द फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन अफोर्ड ना 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 ना, फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन नहीं है भैया, वो तो बेसिस वाले में जाएगा। नंबर थर्ड, ये सेकंड वाला तो नहीं है, अभी तो फर्स्ट ही सही लग रहा है। इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस सब्जेक्ट टू द इन्वेंटरी द अफोर्सेड फाइनेंशियल फेयरली। अरे भैया रीजन क्या है, यहीं पे इन्होंने लिख दिया कि इन्वेंटरी से बच्चे बेसिस के अंदर आ रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन बेसिस वाले पॉइंट में ज्यादा बेटर लिखा जाएगा। ये ऑप्शंस भी उड़ गए। इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन describe on the basis of qualified opinion na basis for qualified opinion section of our report are present fairly। अरे fairly in all material respect कहाँ है भैया, true and fair view ना ना मुन्ना ना। यस बच्चे लोगों, ये नहीं, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल सही जाएगा। इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, जैसा आगे हमने डिस्क्राइब करके रखा है बेसिस वाले में, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना जो है वो बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी, तो ए वाला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, जैसा लिखते हैं अपन फ्रेज वो इस तरह से लिखा जाता है। चलिए जी 89 पे आगे बच्चे लोगों। फाइल एक ऑडिटिंग ऑफ सर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है सर, बच्चों सब तरह का तैयारी करना पड़ेगा। कल हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी किए, आज भी स्टार्टिंग में एकदम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चंस किए, तो बड़े क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। फाइल ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ आलिया लिमिटेड, आलिया आलिया आ गई भाई, सीए भट्ट। अच्छा आलिया भट्ट को अलग अलग कर दिया, आलिया लिमिटेड है, सीए भट्ट है, ऑडिटर ऑफ कंपनी केम अक्रॉस सर्टेन अकाउंट्स पेबल बैलेंसेस फॉर व्हिच डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर नीड टू बी अप्लाइड। दस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च बच्चे लोगों अपन ने ये भी किया था, शायद किया था बच्चों, मैंने आप लोगों को क्विज में दिया ये, या करेक्ट इनकरेक्ट में किधर तो दिया। 10 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ही सेंट पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, हमने भेजा कि सर मैच करे नहीं करे हमको जवाब दो। ऑडिटर को सारे कंफर्मेशन रिप्लाई आ गए बच्चों, ऑन टाइम करेक्ट एक्सेप्ट फ्रॉम 5 ऑफ देम, 5 के नहीं आए, बाकी सबके आ गए। अब व्हाट अदर ऑप्शन द ऑडिटर लेफ्ट, अभी अदर प्रोसीजर क्या लगाएं जिनसे रिप्लाई नहीं आया, उनके लिए प्रोसीजर क्या लगाओ। सबसे पहला एडिशनल टेस्टिंग कर लो, इंक्लूड एग्रीइंग द बैलेंस ऑफ कैश पेड, भाई पैसा पे किया होगा ना, समझ रहे हो, तो आगे जाकर के कितना पैसा पे किया उससे चेक हो जाएगा कि इनका बैलेंस इतना था भी कि नहीं था, उससे चेक कर लो। सेकंड नंबर, मान लो कि सही है, एक्सेप्ट द बैलेंसेस, कि भाई रिप्लाई नहीं आया तो मतलब ठीक है ना, ओके। अगेंस्ट अदर रिप्लाई, बाकी इतने सारे आ गए ना, वो सारे सही, तो ये भी सही है क्या, ये मान लें कि अच्छा ट्रेड पेबल तब जवाब देता जब कुछ डिफरेंसेस होते, जवाब नहीं आया मतलब बैलेंस मैच कर गया होगा। नन ऑफ द अबव बच्चे, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर आपको उन पे लगाने पड़ेंगे अगर डाउट है तो, और उसके लिए बेस्ट काम यही हो सकता है कि आप सब्सिक्वेंट कैश बैलेंस चेक कर लो, उससे अपने को पता लग सकता है, बराबर। चलिए जी, ओहो मिस्टर द्रविड़ आ गए इधर, तो सीए द्रविड़ इज द ऑडिटर ऑफ बीसीसीआई लिमिटेड, क्या बात है, फॉर द प्रीवियस 2 years। However, due to certain unavoidable circumstances, no AGM was held. Sir, AGM हुआ ही नहीं है इनका। 31 मार्च 18 का बच्चों ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया। Within every possible time limit, ratification procedure, बच्चे रेटिफिकेशन आजकल होता ही नहीं है, मैं कट कर रहा हूँ बच्चे लोगों, पुराना क्वेश्चन कट कर दिया मैंने, उड़ा दिया। अभी रेटिफिकेशन प्रोसीजर होता ही नहीं है, बस आप तो ये बताओ कि तीसरा एजीएम हुआ नहीं है तो क्या वो कंटिन्यू करेगा क्या? यस सर कंटिन्यू करने दो सर उसको, वैसे भी 6th एजीएम तक वो अपॉइंटेड है, कहीं कोई उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, 6th एजीएम तक कोई टच नहीं करने वाला है। तो फटाफट ले लें इस क्वेश्चन को, तो रेटिफिकेशन तो अभी चाहिए ही नहीं, बराबर से। वैसे भी हमने कह दिया कि कोई रेटिफिकेशन आज की डेट में खत्म हो गया बच्चों, तो बिल्कुल वो क्या करेगा, कंटिन्यू करने वाला है, पक्के से कंटिन्यू करेगा, ये तो हमने बोल भी दिया है। The Amendment Act 17 has removed the requirement of annual ratification। बच्चों अब रेटिफिकेशन आजकल नहीं चाहिए, 5 साल के लिए आपका सीधा अपॉइंटमेंट हो जाता है, एकदम डायरेक्टली हमने यहाँ पे बता दिया, आपकी टेंशन ही खत्म कर दी। चलिए बच्चे लोगों, अभी अगले 91 वाले क्वेश्चन में आ गए। While auditing Taj Limited, CA Patwa divided the whole population of trade receivable balances to be tested in a few separate group, इनको नाम दिया स्टार्टा, and started taking a sample from each of them। पर ऐसा एग्जाम्पल तो अपने को स्टडी मैट में ऑडिट सैम्पलिंग वाले चैप्टर में दिखता है। He treated each startup if was a separate population, और अलग अलग डिवाइड किया बच्चों,
10 लाख से ऊपर के अलग, और ये रेंज ऑफ 775 टू 1 लाख, फिर बच्चों 550 से 775, फिर 220 से 550, क्या बात है भैया, और 225 और उससे कम। ठीक है भैया। फ्रॉम द अबव मेंशन ग्रुप सीए पटवा पिकअप डिफरेंट, अलग अलग बच्चों। फर्स्ट वाला जो टॉप ग्रुप था उनको तो सारे आइटम चेक कर लिए, ऑल द आइटम। सेकेंड वाला जो ग्रुप था उसे 25% चेक किए। थर्ड वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लगा तो उसमें से कम ही चेक किए बच्चों। लोएस्ट ग्रुप 2% चेक किए। ऐसे ऐसे इन्होंने चेक किए हैं। आपको बोला कि बताओ ये कौन सा मेथड है। अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़वा दिया, पहले ही पूछ लेते, मुझे तो फर्स्ट पैराग्राफ से ही पता लग गया, आप लोगों को भी पता लग गया सर ये तो स्ट्रैटिफिकेशन वाला पॉइंट है सर, क्या पढ़ दिया, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। अरे कमाल करते हो भाई, कितना बड़ा क्वेश्चन बनाया और आंसर तो क्या था बच्चों, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। बोलो बोलो बोलो, एकदम सिंपल बात थी भाई, इतने बड़े क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी। स्टार्टिंग का पैराग्राफ देके पूछ लेते तो हम आंसर यहाँ पे दे देते, यही तो पढ़ा है आपने इस तरीके में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अरे बाप रे, फिर से बड़ा बड़ा क्वेश्चन। द नोट्स टू द अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ आजाद लिमिटेड शोज द ब्रेकअप ऑफ अकाउंट्स पेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17 एज फॉलोज। अच्छा, notes to the account statement for Azad Limited shows the breakup of accounts payable। अच्छा, ये सारे अमाउंट पड़े बच्चों। अरे 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 क्या क्या अमाउंट पड़ा है। कृणाल का है 120, रोहित का है 40, बी प्राक की तो अपना वो सिंगर है, बराबर बढ़िया सा गाना गाता है, और 14,56,000 बराबर टोटल हो रहा है बच्चा 16,16,000 का। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ जी, CS Shah, the auditor of Azad Limited, wants to investigate the valuation of accounts payable to Mr. B Prak को जो 14,56,000 रुपया दिया है बच्चों, उसको वो चेक करना चाहता है। वो तू किसी और की है वाला गाना है ना भाई, इसका मैं भूल गया, बराबर तुम लोग को याद होगा जरूर। Which of the following procedure is best fitted and more reliable to be followed by CS Shah to get more reliable evidence for the existence of balance? ये बैलेंस इनको चेक करना है। अरे वो बी प्राक का गाना कौन सा है यार, गाना कौन सा था इसका, मेरे दिमाग से निकल गया, तुम लोग को याद आ गया होगा। हाँ जी, वो कौन सा गाना है भाई, कौन सा गाना है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं चेक करूंगा तो मेरे दिमाग में चलता जाएगा चलता जाएगा। वो अक्षय कुमार वाला कौन सा गाना आया था भाई। हाँ जी हाँ जी, अरे किधर चला गया, मैं भूल ही गया, एकदम दिमाग से निकल गया। हाँ, फिलहाल वाला, ओके, मैं किसी और की हूँ वाला, यस 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 यस, बिल्कुल मैं किसी और की हूँ वाला गाना, बिल्कुल याद आया बच्चे, मुझे याद आया भाई, याद आया। मैंने कहा किधर गया, कुछ दिमाग बिल्कुल चलेगा ही नहीं, तो आंसर ही नहीं ढूंढ पाता नहीं तो। चलिए बच्चों, तो सबसे पहला तरीका क्या, इंस्पेक्ट ईच एंड एवरी जनरल एंट्री पास्ड इन द बुक्स ऑफ आजाद लिमिटेड, और सारी एंट्रीज को चेक करो। आस्क आजाद लिमिटेड टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड ड्यूरिंग द 17-18। अच्छा सर 17-18 किधर है, अगले साल के पेमेंट की डिटेल दे दो हमको, उससे पता लग जाएगा। इंस्पेक्ट द इनवॉइस इशूड बाय मिस्टर बी प्राक एंड द पेमेंट मेड। बच्चों सही है ना, यही तो ठीक लग रहा है कि जिस आदमी के साथ दिक्कत है उसने इनवॉइस इशू किया होगा उधर, सर हमने जो पेमेंट पे किया होगा वो चेक कर लो ना, सीधा सा तरीका है। इंटरोगेट करो, कैश मैनेजर को बुलाओ, पकड़ के धमकाओ उसको, ये दनादन दे उसको, ये जल्दी से बता भाई ऐसा कुछ करना है क्या। नहीं सर, इनवॉइसेस को चेक कर लो सर, सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे रिलायबल तरीका है, क्योंकि बच्चे आउटसाइडर इनवॉइसेस अपने पास में आए होंगे तो बाहरी सोर्स से आ रहा है, आउटसाइडर से सबसे बेस्ट है। तो आंसर नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बड़ा सा, देखिए। CA Dinesh was appointed the auditor of TVS Limited at the remuneration of 30,000. After 4 months continuing his service, he could not continue. नहीं, अरे बच्चों सेम क्वेश्चन किया, ये कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए his office of the auditor as his wife got a government job। बधाई हो, इनकी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब लग गई है, वो भी दूर पे भैया, डिस्टेंस प्लेस पे लग गए, and he need to shift along with her। nice decision, very good, to the new place जाना चाह रही है। Thus इन्होंने इधर से रिजाइन कर दिया फ्रॉम द कंपनी एंड डिड नॉट परफॉर्म हिज रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट टू द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार, इंडिकेटिंग द रीजंस। बच्चे लोगों, आप पता है रेजिग्नेशन देने के बाद तुमको बताना पड़ता है भैया, रिस्पांसिबिलिटी बनती है सेक्शन 140 के अंदर, 2 और 3 के अंदर, बराबर। ADD 3 में आपको बताना चाहिए था ना, बोलो 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 बोलो, आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था।
अपना रीजंस बताने चाहिए थे, वो रीजंस वगैरह जो भी थे उससे रिलेटेड फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट वाली रिस्पांसिबिलिटी आपने पूरी नहीं की, तो बच्चों पेनल्टी बोला है कितनी लगने वाली है, पेनल्टी बोला है बच्चों कितनी लगने वाली है, पेनल्टी कितनी लगने वाली है बच्चों। नाउ अ टाइम पेनल्टी हो चुकी है 50,000 रुपीज और रेम्यूनरेशन व्हिच एवर इज लेस, बराबर। तो 50 ये थोड़ा सा करेक्शन करना, अमेंडमेंट आ चुका है बच्चों इस ऑप्शन के अंदर, तो 50,000 रुपया या जो भी रेम्यूनरेशन है व्हिच एवर इज लेस उतना तो कम से कम लगने वाला है। और पर डे के हिसाब से चलता चलता मैक्सिमम जो लगेगा बच्चे वो 5 लाख रुपया लगेगा, मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपया है, उसी ऑप्शन अपना करेक्ट जाएगा। लेकिन तो बाकी कुछ तो है ही नहीं, है ना। लेकिन मेन जो है बच्चों 50,000 और रेम्यूनरेशन विच उनका जो भी रेम्यूनरेशन है व्हिच एवर इज लेस, ये अमेंडमेंट हो चुका है, तो इसको अमेंड करेंगे बच्चों, बराबर से नया प्रोविजन देखना है इसका, अमेंडमेंट हो चुका है सेक्शन में, ध्यान रखना है अपने को 140, बराबर, रेजिग्नेशन वाला 2 and 3 में पेनल्टी दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अराइज आइदर फ्रॉम फ्रॉड और एरर। यस सर, बिल्कुल हमको पता है। The auditor is concerned with fraud that causes a material misstatement in the financial statement, which may further be classified as a fraudulent financial reporting और क्या बोला है, misappropriation of asset, ठीक है। There are certain event और condition जो indicate करती है incentive और pressure to commit fraud और provide an opportunity to commit fraud, which may be termed as a fraud risk factor, okay। Which of the following is an example of fraud risk factor का example बच्चा आप बोलो, आपसे पूछा गया, और वो भी किससे related, misappropriation of asset। और बच्चों इधर misappropriation of asset, तो क्वेश्चन देखते ही बच्चे लॉ रेगुलेशन, इंटरनल कंट्रोल का डेफिशिएंसी, इन्वेंटरी स्मॉल इन साइज बट हाई वैल्यू एंड हाई डिमांडेड। बच्चों जब एसेट के बारे में पूछ लिया तो इन्वेंट्री के अलावा अपने पास क्या ऑप्शन दिखता है भैया, अगला भी नहीं हो सकता है, मैनेजमेंट का जो टैक्स मोटिवेशन वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब अपना सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। एसेट पूछ लिया ना तो इन्वेंट्री से मैटर क्या होगा तुम्हारे पास। चलिए जी नेक्स्ट पे आगे 95। Inder Inn is a renowned hotel operating in the city. The charge of the room sales is posted to guest bill by Mr. Chandak, the night auditor. Okay, चलिए जी। He has the responsibility of balancing the revenue and expense transaction occurring during the day. He also required to respond to guest complaint and handling emergencies that may arise. While vouching the room sale, what special point may be considered? अरे इतना सारा क्वेश्चन बना के दिया भैया, लेकिन पूछा कितना है कि जब तुम लोग रूम सेल की वाउच कर रहे होगे, जब देख रहे होगे, ऑडिट कर रहे होगे, तो क्या खास चीज को कंसीडर करने वाले हो। आइए देखते हैं। सबसे पहला हम नंबर ऑफ गेस्ट चेक करेंगे, कौन से पीरियड के लिए है। फिर अगर कोई डेविएशन दिखेगा हमको रेट्स के अंदर, गैस बिल में और रूम रेट के अंदर, तो उसको चेक करेंगे। कोई ऑथोराइज किया कि नहीं किया, हो सकता है ना भैया 5,000 का कमरा 4,000 में दे दिया, तो ऑथोराइज किया होगा किसी ने। फिर रिपोर्ट कंटेनिंग डिटेल ऑफ रूम विच वर ऑक्यूपाइड कितने रहे प्रीवियस नाइट के अंदर, और नंबर ऑफ बेड कितने हैं ईच रूम के अंदर, सारी कैलकुलेशन होती है ना भैया, एक बेड एक्स्ट्रा देते तो एक्स्ट्रा पैसा वगैरह लेते हैं। गेस्ट रजिस्टर में कितने लोग लिखे हुए हैं, अरे सर सारे पॉइंट ये तो होटल वाले रूम के सेल्स के हो गए। ऑल ऑफ द अबव इज बेस्ट आंसर बच्चे लोगों को, सीधा सीधा सा पॉइंट है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई साहब अभी तो हमारे पास में क्वेश्चंस हैं बड़े बड़े, समय मुझे तो समाप्ति की ओर दिख रहा है भैया। 35 क्वेश्चंस आज तो पूरे करने भारी है। चलिए पढ़ लेते हैं, जितने होंगे उतने बढ़िया। हमारी तो तैयारी होनी चाहिए बस धुआंधार जबरदस्त वाली। Yes, बच्चे लोगों, an entity in addition to undertaking purchase and incurring employees benefit expenses also is spent on the other expenditure that are essential and incidental to running of business operation। चलिए भाई ठीक है भाई, एंटिटी है बच्चों जो परचेज और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अलावा और अदर एक्सपेंसेस जो है, जो भी एसेंशियल है बिजनेस के, वो खर्च करती है। वन ऑफ सच एक्सपेंसेस इज द लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। दीज आर फीस पेड फॉर प्रोफेशनल एडवाइस रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डील्स। इंदिरा लिमिटेड इज हैविंग ओके कंपनी जो है बच्चों, having a relationship agreement with a lawyer, Mr. Atul, to whom the company is paying a huge sum of legal and professional। तो मेरे जैसा कोई बंदा है बच्चों, बहुत लीगल और प्रोफेशनल पैसा उसको दिया गया मंथली बेसिस के ऊपर। अरे इसका ऑडिट कैसे करेंगे रे भाई लोग, सिंपल सा, लीगल और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस का ऑडिट कैसे होता है भाई। सबसे पहला तरीका, इन केस ऑफ मंथली रिटेनरशिप एग्रीमेंट है, ओनली वेरीफाई इफ द एक्सपेंडिचर 12 महीने का दिया कि नहीं किया, करेक्ट किया कि नहीं किया। The auditor should verify that the payment have been only through bank voucher. The auditor should be
cautious while vouching the legal expenses as the same may highlight a dispute for which the entity may not have made any provision and matter may also not have been discussed or highlighted to the auditor for his specific consideration. Yes बच्चे लोग सर पॉइंट तो सारे ही सही लिख रहे हैं. मंथली रिटर्नशिप एग्रीमेंट है, वेरीफाई करना चाहिए ऑल द पेमेंट हैव बीन मेड एंड देयर इज नो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच्चे लोगों. लेकिन क्वेश्चन में आपने से पूछा क्या था, क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ो. हमने कहा कि one of such expenses is the legal and professional expenses. These are the fees paid for specific deal के लिए बच्चों. There are fees paid for specific deal. तो जब स्पेसिफिक डील के लिए कोई चीज हो रही है तो देखो कोई बड़ा लीगल एक्सपेंसेस है, बोले तो बड़ी चीज कहीं पे फंसने वाले हैं. हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी बनता है तो उसके लिए प्रोविजन बनाया कि नहीं बनाया, समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों? वो देखना पड़ेगा अपने को. यहाँ पे मंथली रिटर्नशिप का तो काम ही नहीं है, बराबर समझ रहे हो? इसीलिए अपना सी ऑप्शन बच्चों एकदम से सही चला गया है. तो भाई 96 भी इधर हो गया खत्म, समय भी खत्म होता जा रहा है. एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से और हो जाएगा अभी भी. सीए सूरज ऑडिटर ऑफ यमुना प्राइवेट लिमिटेड एनकाउंटर्ड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस दैट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन हिज एबिलिटी टू कंटिन्यू होल्डिंग ऑफिस ऑफ ऑडिटर. अच्छा ऐसा कुछ हो गया क्या? Considering it's appropriate, CS Suraj resigned कर दे from the office of auditor of Yamuna Private Limited, and thus the board of director itself appointed Mr. Ganesh को appoint कर दिया practicing CA as auditor of the company to hold office of auditor. अरे 6th AGM तक नहीं कर सकते रे भाई, तुम सबको पता है. बोलो बोलो बोलो. अरे अगली AGM तक करेंगे और साथ में वो शेयर होल्डर से 3 मंथ्स के अंदर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा भाई. सीधा सीधा आंसर बच्चों. सबसे पहला अपॉइंटमेंट ऑफ गणेश मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनवैलिड है क्योंकि कैजुअल वैकेंसी है तो उनको अप्रूवल लेना चाहिए था जनरल मीटिंग का. बिल्कुल सही. फिर ये 6 मीटिंग तक भी काम नहीं करेंगे सर, 5 साल भी काम नहीं करेंगे, अगली एजीएम तक काम करेंगे. सारे ऑप्शंस करेक्ट है बच्चों. ऑल ऑफ द अबव. 139(8) को पढ़िएगा, उसमें सब कुछ दे रखा है तुमको. चलो 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 नेक्स्ट पे. Mangal Limited listed company CA Kamal for appointing complete set of CFS of company. CA Kamal is unable to obtain sufficient appropriate audit evidences regarding investment in a foreign associate. ओहो बड़ी सी प्रॉब्लम है, एविडेंस ही नहीं मिल रहे. Possible effect of the inability of obtain sufficient appropriate audit evidences are deemed to be material. पर्चे मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है. मटीरियल है परवेसिव नहीं है. Based on the audit evidences obtained, कमल कंक्लूड करता है कि मटीरियल अनसर्टेनिटी. अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है बच्चों जो ऊपर किया था बराबर से. मटीरियल अनसर्टेनिटी के बारे में भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं है इनको बच्चों. मटीरियल एंड नॉट परवेसिव है तो सीधा क्वालिफाइड देकर के छुट्टी करो भाई, तुम सबको आता है ये तो. और अगर मटीरियल परवेसिव दोनों होता तो इसमें डिस्क्लेमर जाता क्योंकि अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस है तो आंसर जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन. चलो 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 99 क्या बात है. अरे भाई थोड़ा छोटा कर देते रे भाई क्वेश्चन तो हम खत्म कर देते. आज कोशिश करते बच्चों, आओ लगते हैं. The management of IDC Limited could not differentiate between any obligation for which either provision need to be made or the contingent liability to be shown. Okay. आप कोई ऐसा कोई बनाते ही नहीं हो contingent के लिए provision. The auditor of company clarify the management that provision are the amount charged against revenue to provide for a known liability and the amount whereof cannot be determined with substantial accuracy. On the other hand, contingent liability is possible obligation that arise from past event and whose existence will be confirmed only by the occurrence and non-occurrence of the uncertain future event. बराबर. जो एंटिटी के अच्छा वो मतलब बता रहा है बेटा, कुछ सर्टेन होता है कंटीजेंट के लिए आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है, हमारे कंट्रोल के बाहर है. और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन फ्रॉम द पास्ट इवेंट लेकिन अब तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है. इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज embodying economic benefit will be required to settle the obligation or the amount of obligation cannot be measured with sufficient reliability. हाँ अरे भाई साहब सांस लेनी पड़ेगी. याद हो ब्रेथलेस बोला था, इन्होंने मुझे ब्रेथलेस कर दिया. इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और पूछा क्या होगा देखना, खोदा पहाड़ निकला चुहिया. ऐसे ही कुछ होने वाला है. निकला चूहा भी नहीं, चुहिया निकलेगी यहाँ से. बराबर. इन्होंने पूरा समझाया पूरा डिटेल में बिठा करके कि अरे भाई मैं ऑडिटर हूँ, आईटीसी वालों सुन लो कि तुम्हारा फिक्स इवेंट क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है. फिर वो कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए अभी प्रोविजन नहीं बनाओगे, बाद में लायबिलिटी क्रिएट होगी तब तुम्हारा पैसा खर्च होगा. क्या मतलब, पहले से प्रोविजन बनाओ. ऑडिटर फर्दर एक्सप्लेन करता है कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ. अच्छा एग्जाम्पल, हर जगह एग्जांपल बहुत देता है सीए वर्क करने वाले बच्चों. हर जगह पे एग्जांपल याद करके जाओ, एग्जांपल याद करके जाओ. उनको कंटीजेंट, अरे बच्चों लास्ट की 2 लाइन में सब कुछ था.
कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल बताना इनमें से। अरे भाई साहब, खुदा पार निकला, चुईया भी नहीं निकली इधर, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। डेप्रिसिएशन, क्लीनअप कॉस्ट ऑफ अनलॉफुल डैमेजेस, प्रोडक्ट वारंटी या लॉफुल सूट अगेंस्ट द कंपनी वेयर इज मोर लाइकली टू नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। बच्चों यही हमारा आंसर होता है कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए कि कोई लॉफुल केस चल रहा है लेकिन कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अभी नहीं दिख रहा है, तो कंटीजेंट हो गया ना अपने आप से। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या पूछा था, क्या निकला? आखिरी क्वेश्चन बच्चों, मिस बंटी रिलेटिव ऑफ सीए ट्विंकल वन ऑफ द पार्टनर ऑफ आरटी ओट। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, यस ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं बच्चों, करवा चुका हूं। बोलो 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 जल्दी। अरे वो अपने किया था बेटी वाला, याद आया आपको? अभी पिछले ये सवाल करेंगे कमाल में अपन ने लिया था बच्चों। हमने कहा था कि वैसे भी 1,50,000 का लोन अगर कोई रिलेटिव ले भी ले तो वो इस लिमिट के अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक तो बिल्कुल एग्जम्प्ट है ना। आपने 59th डे पे चुकाया हो चाहे नहीं चुकाया हो, याद आया बच्चे लोगों को क्वेश्चन? अरे पैसा चुकाओ चाहे नहीं चुकाओ, अगर आप ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हो और आपके रिलेटिव का कंपनी के साथ में 1,50,000 का लोन भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 लाख तक एग्जम्प्ट है, ये कंडीशन ही नहीं लग रही है कहीं। बराबर से आंसर नंबर अपना कौन सा था? यस, देयर इज नो सच कॉन्ट्रवेंशन बच्चों, नहीं लगेगा इस गिवन सिनेरियो के अंदर। याद आया आप लोगों को अपन ने किया है, किसी ने कहा 60 दिन में तो पैसे चुका देना, जरूरत नहीं बच्चे, 60 डेज वाला शेयर होल्डिंग के अंदर है। बराबर, यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है, 5 लाख तक का एग्जम्पशन है। आपका उधार खाली 1.5 लाख रुपया है, वो भी आपने चुका दिया तो आप बिल्कुल वैलिडली अपॉइंट हो सकते हैं। ये 100 वाला क्वेश्चन भी कर लिया, बधाई हो बच्चों, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बराबर अपना 1 आवर हुआ है और हमने कर लिए हैं हमारे कल और आज में 100 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बच्चे लोगों, तो ये फास्ट वाला हमारा रिवीजन था, यहाँ आकर के हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। तो बच्चे लोगों हमारी मुलाकात फिर होगी स्पेशल क्लास पे भी और यूट्यूब पर भी आने वाला धमाका 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 बहुत जल्द। एक बहुत शानदार सी चीज आपके लिए लेके आ रहा हूं बच्चों, आप लोगों के लिए खास एक बहुत शानदार चीज सरप्राइज है, यहीं पे यूट्यूब पे आपको मिलेगा। कैसे, कब? इसी वीक के अंदर इंतजार करिए। बराबर, और बच्चों प्लस के ऊपर जो आना चाह रहे हैं बिल्कुल आइए, मेरे नाम का कोड खाली यहाँ पे नहीं, सीए में नहीं, साइंस करने वाला, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला जो भी करता है अनअकैडमी पे आता है, आना चाहिए। जैसे आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी सी पढ़ाई करेंगे जबरदस्त वाली फैकल्टी के साथ, और मेरे नाम का इस्तेमाल, मेरा कोड लगाया JYSH तो आपको मिला सीधा सीधा सा 10% का डिस्काउंट भी। बराबर बच्चे लोगों, तो टाटा बाय बाय, सी यू, फिर हमारी मुलाकात होती है जल्दी ही। बस पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय बाय बच्चों, टाटा बाय।